वेलकम टू सिंपल कंसेप्ट बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर बायो एनर्जेटिक, जिसका नाम है कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी की प्रोडक्शंस होती है। तो कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस एग्जाम के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंट टाइप की एमसीक्यूज भी इसी टॉपिक से आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं कीमी ऑस्मोसिस को। तो फर्स्ट अगर टर्मिनोलॉजी को देखा जाए तो इनमें बेसिकली हमारे पास टू टर्म्स है, एक है कीमी, दूसरा है ऑस्मोसिस। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। ऑस्मोसिस सिंपली सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन के अराउंड जब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस, यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस across the membrane, इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। अब ये सब्सटेंस कौन सा होगा? ये सब्सटेंस यहाँ पर हमारे पास है केमिकल्स या आयंस वगैरह होते हैं। यहाँ पर मेनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो केमिकल्स है इसको हम कहते हैं प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन। यही हाइड्रोजन आयन की जब मूवमेंट्स होती है अक्रॉस दी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन तो इनसे बेसिकली एटीपी की प्रोडक्शंस होती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कीमी ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब किस तरह से ये एटीपी की प्रोडक्शंस होती है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब अगर डिस्कवरी की बात करें तो कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस इट वाज प्रपोज्ड बाय द पीटर मिचेल इन 1961 और इसी मैकेनिज्म्स के एक्सप्लेनेशन के बेस पर पीटर मिचेल को 1978 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला। अब अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन करें कि व्हाट इज कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस, सो इट इज एक्चुअली द मैकेनिज्म which explain that how ATP synthesis take place by the oxidation of NADH and FADH2 and the electron transport chain। अब अगर हम ओवरऑल सेलुलर रेस्पिरेशंस को रिकॉल करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व है। इनमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास है ग्लाइकोलिसिस। अब इसी ग्लाइकोलिसिस के बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है जिसका नाम है लिंक रिएक्शंस। लिंक रिएक्शंस के बाद अगेन थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज क्रिब्स साइकिल। और इसके बाद फाइनली फोर्थ स्टेप है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यही ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शंस एंड क्रिब्स साइकिल में नॉर्मली हमारे पास बनते हैं रिड्यूस को एंजाइम जिसका नाम है NADH एंड FADH2। अब इन NADH एंड FADH2 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होती है? ऑक्सीडेशंस होती है। यानी सिंपली अगर मैं ऑक्सीडेशन को डिफाइन करूं इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इन NADH एंड FADH2 से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। अब किस तरह से होता है वो हम मैकेनिज्म्स में डिस्कस करेंगे। तो इसके ऑक्सीडेशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन बेसिकली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये मूव करते हैं जिसकी रिजल्ट में बेसिकली एट द एंड एटीपी प्रोडक्शंस होते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कीमी ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब अगर सेकंड डिफिनेशन में करूँ तो ए प्रोसेस इन विच एटीपी प्रोड्यूस थ्रू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। जिस तरह से हमने टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर हमने बात की कि ये प्रोटॉन बेसिकली यहाँ पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये जब बेसिकली अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट करते हैं यहाँ पर आते हैं तो इनकी एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी को बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को भी हम कहते हैं कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। अब डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस होती है और ये प्रोसेस कहाँ पर सेल में ऑकर होता है।
अब ये जो कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस है ये कहाँ पर ऑपरेट होता है? सो बेसिकली द कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस इट्स ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब स्पेसिफिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया की किस पार्ट में ऑपरेट होता है, कहाँ पर ऑकर होता है, इसको समझने के लिए मैंने ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ है। दिस इज एक्चुअली द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद हमारे पास आता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया, inner membrane of mitochondria, and this inner membrane it is actually rough. सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बेसिकली फोल्डिंग पाई जाती है। इन फोल्डिंग को कहा जाता है क्रिस्टी। नाउ दिस इनफोल्डिंग आर कॉल्ड एज क्रिस्टी। दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज क्रिस्टी। अब इसका जो इनर मोस्ट पोर्शन है ये कहलाता है बेसिकली मैट्रिक्स। सो दिस इज एक्चुअली द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। अब अगर गौर से देखा जाए तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे पास एक स्पेस है जिसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब यहाँ पर मैट्रिक्स को अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होती है, इसका अपना डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा यहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। अब ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर बेसिकली होता है क्रिप्स साइकिल। तो क्रिप्स साइकिल कहाँ पर ऑपरेट होता है? क्रिप्स साइकिल बेसिकली इट्स ऑकर इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट्स ऑकर इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस बेसिकली इट्स ऑकर across the inner mitochondrial membrane. It occur across the inner mitochondrial membrane या inner membrane of mitochondria. Inner membrane of mitochondria. So ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, अपने साथ नोट करें। सो दिस इज एक्चुअली ऑल ऑफ दीज आर द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्रिप्स साइकिल कहाँ पर ऑपरेट होता है? इट्स ऑकर इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है। जबकि कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस इट विल ऑपरेट अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हम जूम करें तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर इसको हम जूम करें तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन कम्प्लेक्स हमें दिखाई देती है जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा होता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में किस तरह से होता है और द रिजल्ट किस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट की डेवलपमेंट होती है और एटीपी किस तरह से बनती है, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे थ्रू डायग्राम। अब ये ओवरऑल बेसिकली इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हमने जूम अप कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली प्रोटीन कम्प्लेक्सेस होती है। तो मेनली यहाँ पर 4 कम्प्लेक्स है एंड फाइनली कुछ बुक में बेसिकली कम्प्लेक्स 5 भी मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज कम्प्लेक्स 1 जिसमें बेसिकली होते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं आयरन सल्फर सेंटर्स है। जबकि सेकंड कम्प्लेक्स में है आयरन सल्फर सेंटर्स। जबकि थर्ड कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो इनमें मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1। जबकि कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3 पाया जाता है। जबकि पाइप कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है एटीपी सिंथेस जिसको हम F1 F0 पार्टिकल्स भी कहते हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब जिस तरह से हमने डिफिनेशन में भी बात की कि NADH एंड FADH2 की जब ऑक्सीडेशन होती है तो इसके ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास है NADH।
अब जब NADH की ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ पर NAD पॉजिटिव आयंस बनती है, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन रिलीज होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली लिए लेते हैं बाय द कम्प्लेक्स वन में इसका मेन एक्सेप्टर्स होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के पास आते हैं और इसके बाद आता है आयरन सल्फर सेंटर के पास। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हीं कम्प्लेक्स के थ्रू बेसिकली एक लीनियर पैशंस में आगे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये जो कम्प्लेक्सेस होती है इनमें जो सब्सटेंस होते हैं वो बेसिकली अरेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब भी हम आगे की तरफ जाएंगे तो डिफरेंट नेक्स्ट सब्सटेंस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले वाले से ज़्यादा होती है, तो इस वजह से बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शंस में मूव करते हैं। इसी तरह से जब FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है तो FAD पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर्स लेता है और प्रोटॉन जो कि यहाँ पर रिलीज हुए हैं ये बेसिकली इन कॉम्प्लेक्स में जो प्रोटॉन पंप लगे होते हैं इनको बेसिकली क्या करते हैं, इनको पंप आउट करता है फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये बेसिकली ये जो एरिया है दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि ये जो एरिया है दिस इज एक्चुअली द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जब इलेक्ट्रॉन इन कम्प्लेक्स में एक लीनियर फॉर्म में मूव करते हैं तो इनकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब यहाँ पर जब कम्प्लेक्स वन में इलेक्ट्रॉन आता है और ये कम्प्लेक्स वन से बेसिकली यूबिक्विनोन्स की थ्रू कम्प्लेक्स टू में आ जाता है, जबकि FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आयरन सल्फर सेंटर्स के पास यानी कम्प्लेक्स 2 में आ जाते हैं और इनसे फाइनली कम्प्लेक्स 3 में पहुंच जाते हैं। अब ये जो कम्प्लेक्स 1 है, कम्प्लेक्स 2 है, 3 है, 4 है, तो ये बेसिकली ये पैक्स होते हैं अपनी जगह पर रहते हैं, जबकि यूबिक्विनोन्स इन साइटोक्रोम सी दीज आर द मोबाइल कैरियर्स। ये बेसिकली इन मेम्ब्रेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये मूव करते हैं। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूबिक्विनोन्स के पास आ जाते हैं तो ये मूव करके इसे पहुँचा देते हैं कम्प्लेक्स 3 में। इसी तरह से आयरन सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी आ जाते हैं कम्प्लेक्स 3 के पास। अब इन्हीं कम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1 से पास होके ये मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम सी के पास आ जाते हैं और एट द रिजल्ट यहाँ पर पहुंच जाता है कम्प्लेक्स 4 की जानिब। कम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम ए एंड फाइनली साइटोक्रोम ए सी पास होके यहाँ पर ऑक्सीजन को मिल जाता है। ऑक्सीजन इन्हीं मैट्रिक्स से क्या लेता है, प्रोटॉन लेता है और एट द रिजल्ट यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, प्रोडक्शंस होती है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स की वजह से प्रोटॉन फॉर्म होते हैं फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लेक्स 1 बेसिकली 4 प्रोटॉन को पंप आउट करता है, जबकि कम्प्लेक्स 3 2 प्रोटॉन्स को, जबकि कम्प्लेक्स 4 बेसिकली अगेन 4 प्रोटॉन को पंप आउट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन मैट्रिक्स में कम होती है, जबकि इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स की वजह से प्रोटॉन बेसिकली इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर एक फोर्स डिवेलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स, यानी केमिकल की कंसंट्रेशन यानी प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी कंसंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये जो ओवरऑल inner membrane of mitochondria this is actually impermeable to these protons। तो ये प्रोटॉन वापस बेसिकली मैट्रिक्स में नहीं आ सकते हैं। तो ये प्रोटॉन के लिए वन ऑफ द स्पेस जिसकी थ्रू ये प्रोटॉन वापस से मैट्रिक्स में आ जाते हैं और इसको कहा जाता है F1 F0 F1 पार्टिकल्स। दिस इज एक्चुअली द रियल कम्प्लेक्स 5। इसी कम्प्लेक्स से जब ये प्रोटॉन पास हो जाते हैं तो यहाँ पर ATP के प्रोडक्शन होती है। तो ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होने की वजह से ये प्रोटॉन बेसिकली वापस मूव करते हैं फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जब इस ATP सिंथेस से पास हो जाते हैं तो यहाँ पर बेसिकली ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं, तो इनको कंबाइन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये प्रोटॉन जब इससे पास होते हैं तो इन प्रोटॉन की एनर्जी को ये ATP सिंथेस यूज करता है और एट द रिजल्ट ATP बनाता है।
तो दिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म्स कि किस तरह से कीमी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एटीपी के प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज एक्चुअली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अक्रॉस जब प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर मैट्रिक्स में आ जाते हैं, तो इनकी एनर्जी बेसिकली एटीपी के सिंथेसिस में यूटिलाइज होती है। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस, जो कि एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी की सिंथेसिस होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।